भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, हम विगत पाठों में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की बहुत सारी बात करते आए हैं। आज हम वर्तमान काल में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पर विचार करेंगे। आप सोचते होंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या हम चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास के बिना जी नहीं पा रहे हैं, या इसके बिना हमारे दैनंदिन कार्य में बाधाएं आ रही हैं, अथवा हमारी कोई इंद्रिय कमज़ोर हो रही है, हम अपंग हो रहे हैं, या हमें आजीविका नहीं मिल रही है। हमारी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं तो हो रहा है। फिर हम क्यों निरर्थक इस पर इतना विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्यान सुन रहे हैं, विचार करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं? आखिर क्यों हम इतना समय इसके लिए व्यर्थ करें? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए आज हमें पुनः कुछ सोचना है, इस पर सार्थक विचार करना है। हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। वे लिखते हैं स्वरचित भारत भारती में, समयावरण से पार करके ऐतिहासिक दृष्टि को जो देखते हैं आज भी हम पूर्वकालिक सृष्टि को, तो दिखता है दृश्य ऐसा भारतीय विकास का, प्रतिबिंब एक सजीव है जो स्वर्ग या आकाश का। विद्यार्थियों, हम अपने भारत के गौरवमय इतिहास से परिचित हैं, और यदि नहीं परिचित हैं तो परिचित होना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हमें मिला है, जिस धरा को देवता भी नमन करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास् पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवता इस स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कराने वाली पुण्य धरा के गीत गाते नहीं थकते, इसकी प्रशंसा करते नहीं रुकते। वे भी लालायित रहते हैं इस वसुधा के सुधा की सुधि लेने को। आखिर क्यों? क्योंकि इस विश्वंभरा वसुधा पर ऐसे महान ऋषि मुनियों, संतों, साधकों, विद्वानों, विदुषियों, चिंतकों ने जन्म लिया है, जो स्वनाम धन्य हुए हैं। उन्होंने इस धरा को अपने सद्विचारों से, अपने नैतिक कर्तव्यों से, अपने सत्यनिष्ठ सदाचरणों से इतना पवित्र स्वर्ग बना दिया है कि इसकी ओर सभी देशवासी आकृष्ट होते थे और इसके मस्तिष्क चिंतन की वैदुष्य की चरम सीमा को देखकर दंग थे, तथा स्वयं को उन्नत करने के लिए भारत को विश्वगुरु बनाकर इसकी ओर लालाई दृष्टि से देखा करते थे। इसीलिए मध्यकाल में मैथिली शरण गुप्त की लेखनी स्वतः इन पंक्तियों को लिख रही है। आज कतिपय लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा था, मानव मस्तिष्क अपने उच्चतम शिखर पर था, तो उस काल में वैसी सार्वत्रिक उन्नति, भौतिक उन्नति क्यों नहीं दिखाई देती जैसी कि आज वर्तमान में है? इसका भी बड़ा अच्छा उत्तर मैथिली शरण गुप्त देते हैं कि हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे
अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या, जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, हैं दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। आप समझ रहे होंगे कि हमारा प्राचीन जगत अध्यात्म प्रधान था। भौतिक उन्नति हम निश्चित कर सकने में समर्थ थे, किंतु हमने भौतिकता को महत्व दिया ही नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उस समय इन आवश्यकताओं के अभाव में इन पर विचार भी असंभव था। हमारा चेतन जगत चेतन ब्रह्म से साम्य रखता था। जैसा कि नीति शास्त्र कहते हैं, समान शील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात मित्रता समान शील स्वभाव वालों में होती है। अतः हमारी प्राचीन परंपरा ने ब्रह्म से अपना नाता जोड़ रखा था। अपनी आध्यात्मिक उन्नति से ही वे सतत सदा संतुष्ट थे। भौतिक उन्नति उन्हें कदापि अपेक्षित नहीं थी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आवश्यकतानुरूप हमने भौतिकता को आविष्कृत न किया हो। हम प्राचीन काल को देखें, हमने उस भौतिक उन्नति को भी अपनाया है। रावण का पुष्पक विमान, महर्षि भरद्वाज का विमान शास्त्र इत्यादि से हम परिचित हैं। अपितु उस समय जो वैशिष्ट्य हमारे पास था वह आज सर्वथा असंभव है। जैसे कि सर्पदंश से आहत मृतप्राय लक्ष्मण का संजीवनी औषधि से जीवित हो जाना, रावण का लक्ष्मण रेखा पार न कर पाना, मरीचि का स्वर्ण मृग रूप धारण करना, हनुमान जी का स्वेच्छया लघु बृहत शरीर धारण करना, आदि आदि कार्य जो हमारे समक्ष हैं, ऐसा तो आज संभव ही नहीं है। ये सिद्धियां आज भौतिक विज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। भौतिक उन्नति को प्रमाणित करने वाले कतिपय शास्त्र नालंदा पुस्तकालय में ध्वस्त हो गए हैं, ये जग जाहिर है। विद्यार्थियों, चरित्र राष्ट्र की आत्मा का नाम है। चरित्र खासकर भारत के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का रहना। बिना चरित्र के मानवीय जीवन पशुवत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस संसार में अनेक राष्ट्र हैं, अनेक बस्तियां हैं, लोगों का समूह है, किंतु हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति है, हर राष्ट्र का अपना चरित्र है, हर राष्ट्र की अपनी प्रमुखता से संपूर्ण संसार को दिशा देने की अपनी एक पद्धति है। किंतु भारत अगर सिरमौर कभी रहा, आज भी है और रहेगा, तो उसके मूल नींव में एक और एकमात्र चरित्र है, क्योंकि इसके बगैर भारत भारत ही नहीं, और वह संपूर्ण विश्व में मुझे नहीं लगता कि चरित्र के बिना मानवीयता जीवित रह सकती है। इसलिए इस धरा पर यदि मनुष्य मनुष्य की तरह जीना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे चरित्र को अंगीकृत करना ही होगा। वह चरित्र कैसा हो, उस चरित्र की परिभाषा क्या है, यह समय, काल, परिस्थिति और स्थान, इन चीज़ों को देखकर उसकी परिभाषा गठित होती रहती है। जैसे पश्चिम के चरित्र की परिभाषा अलग है, पूर्व के चरित्र की परिभाषा अलग है, किंतु भारत के चरित्र की परिभाषा अलग है। रामकृष्ण परमहंस हों या स्वामी विवेकानंद हों, अथवा इसके पहले के ऋषि मुनि रहे हों या अवतरित होने वाले महापुरुष हों, चाहे वे राम हों, चाहे वे श्री कृष्ण हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे वे शिवाजी हों, और चाहे वे वर्तमान काल के कुछ समय पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, इन सब का यदि चरित्र देखा जाए, उनकी बृहद जीवनी देखने पर हमें यह पता चलता है कि इनका चरित्र अत्यधिक उज्जवल रहा है। विवेकानंद जी के चरित्र में तो अनेकानेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनका अनुसरण करने पर व्यक्ति इहलोक से परलोक तक की अपनी यात्रा
सुखद व्यतीत कर सकता है। कभी ऐसा भी समय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आया था विदेश में, जब एक वक्तव्य देने के बाद वे मंच से उतरते हैं तो एक महिला उनसे कहती है कि विवेकानंद जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने तत्काल पूछा, विवाह का उद्देश्य बताओ देवी। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सदृश चरित्रवान और अच्छा वक्ता चाहती हूँ जो मेरे उदर से पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। संसार यह जाने कि मैं ऐसे व्यक्तित्व और चरित्रवान व्यक्ति की माँ हूँ। विवेकानंद ने बड़े प्रेम से कहा कि हे देवी, इसके लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने उस महिला को प्रणाम करते हुए कहा कि आज के बाद मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। आपकी आवश्यकता आज मुझे लगता है पूर्ण हो गई। यह मेरे भारत का चरित्र रहा है। शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी का भाइयों और बहनों यह संबोधन पूरे विदेशी समाज में हलचल मचा रखा था कि इतना सुंदर चरित्र जिस देश के व्यक्ति में है, जो सबको अपना भाई बहन मानता है, वह देश कितना सुंदर होगा। इन कतिपय उदाहरणों से निश्चित रूप से यह सीख हमें मिलती है कि केवल आज से नहीं, सनातन से हमारे भारत का चरित्र उज्जवल रहा है। इसलिए मानवीय जीवन में चरित्र का होना अत्यंत आवश्यक है। चरित्र निर्माण की जो पद्धति है वह केवल और केवल वासना से बाहर नहीं करता, अपितु चरित्र वह है जो वासना को छोड़कर उपासना की पद्धति को बता दे, शरीर को सुष्ठु बना दे, वह चरित्र है। आत्मबल को पूरी तरह सुदृढ़ कर दे, वह चरित्र है। कर्तव्यों का बोध करा दे, वह चरित्र है। अपने मार्ग को प्रशस्त कर दे, वह चरित्र है। दूसरे के मार्ग से कंटकों को हटा दे, वह चरित्र है। शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरे को शास्त्र विधि से जीवन सिखा देने का नाम चरित्र है। इसके अनेक पहलू हैं और निश्चित रूप से जब व्यक्ति चरित्रवान होता है तो उसके व्यक्तित्व में भी विकास की अनेकानेक उपलब्धियां स्वयं पूरित होती जाती हैं। हमारे भारत का चरित्र उज्जवल रहा है, तभी संपूर्ण विश्व ने हमें विश्व गुरु मानने के लिए अपने को बाध्य रखा और हम आज भी विश्व गुरु हैं, क्योंकि आज भी जो चरित्र हमारे भारत का है वह कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। पुनरपि यत्र तत्र विषयों में हम स्खलित हैं, उसे हमें सुधारना है। चरित्र का तात्पर्य केवल उठना बैठना नहीं है। चरित्र की परिभाषाएं सतयुग, त्रेता, द्वापर से गठित हो गई हैं। हरिश्चंद्र का चरित्र रहा है, राम का चरित्र रहा है, श्री कृष्ण का चरित्र रहा है। आज चरित्र की सर्वाधिक आवश्यकता इसलिए है कि जो आज थानों में अनेक शिकायतें भरी पड़ी हैं, मारपीट, कत्लेआम, बलात्कार, चोरी, झूठी वकालतें, आत्महत्याएं, वृद्धाश्रम में माता पिता का त्याग, भ्रूण हत्या, परिवारों में संबंध विच्छेद, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई का भाई में विवाद हो जाना, सबल का निर्बल को सताना, आतंकवाद, चंद पैसों के लिए कोई भी पाप करने को तैयार हो जाना, शराब, नशाखोरी, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, शिकवा शिकायतें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ प्रत्येक नागरिक के हृदय में चरित्र की शिक्षा आरंभ से ही सिखा दी जाए तो शायद यह शिकायतों का अवसर कभी आए ही नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि हमने जो अपने पूर्वजों से सीखा है कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, परस्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी की बहन बेटी के साथ हमें क्या व्यवहार करना है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा
व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा पेय पेय है और कौन सा पेय हमारे जीवन के लिए हेय है, नुकसानदायी है। ये सारी की सारी बातें चरित्र निर्माण के अंतर्गत आती हैं। यदि वास्तव में इसका पाठ शुरुआत से पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी नागरिक अपने पथ से कभी विचलित हो ही नहीं सकता। इसलिए चरित्र निर्माण की आज विशेष आवश्यकता है। खासकर ऐसी जगहों पर चरित्र निर्माण की विशेष आवश्यकता है जहाँ पर लोग जानते ही नहीं कि चरित्रवान व्यक्ति होता क्या है। विद्यार्थियों, आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे और हमें चरित्रवान क्यों बनना चाहिए इसका उत्तर भी आपको निश्चित मिला होगा, जो इस वक्तव्य के माध्यम से हमने थोड़ा बहुत कहने का प्रयास किया है। हम यहीं विराम लेते हैं। आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान काल में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अस्तु, मैं डॉक्टर किरण आर्या पुनः अपने पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोश विवेचन के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का वैशिष्ट्य इस विषय को लेकर पुनः आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए विराम। सर्वेभ्यो नमो नमः।